हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमने बात कर ली थी प्रतिरक्षा की। आज अपन बात करेंगे रक्त समूह से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लगा लेते हैं, वो है हमारा रक्त। तो रक्त क्या होता है? रक्त नॉर्मली अपन सभी जानते हैं, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। रक्त लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक। रक्त लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा व चिपचिपा होता है। आगे ये भी लिख लेते हैं, जो गाढ़ा व चिपचिपा लाल रंग का मतलब तो इसका रंग लाल होता है, तरल का मतलब द्रवावस्था में होता है, संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, अब बात करें कि रक्त के अंदर क्या क्या होता है, तो अपन लिख लेते हैं रक्त। तो रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तो है कणिकाएं, कार्पल्स, और दूसरा है प्लाज्मा। ठीक है, अब बात करें कणिकाओं की, तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। पहली है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। इसको अपन लिख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, या रेड ब्लड कार्पल यानी लाल रक्त कणिका। इसका काम होता है गैसों का परिवहन करना। जो इसका मुख्य काम है वो है गैसों का परिवहन करना। अब इसके अलावा ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करती है। उसके अलावा जैसे भोजन संबंधी सामग्री का भी परिवहन करती है, लेकिन इसका मुख्य काम है गैसों का परिवहन करना, यानी O2 व CO2 का परिवहन करना। इसी के अंदर आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक का रंग लाल होने के कारण आरबीसी का रंग भी क्या होता है? लाल। और इसी आरबीसी के कारण हमारे रक्त का रंग भी क्या होता है? लाल होता है। नंबर 2 बात करें, वो है WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। सफेद या सफेद रक्त कणिकाएं लिख देते हैं अपन, सफेद रक्त कणिका। इसका दूसरा नाम इन्हें सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। सैनिक कणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि सैनिकों का काम होता है सुरक्षा करना, तो इस WBC का भी काम क्या होता है? सुरक्षा करना। तो अपन आगे काम लिख देते हैं, सुरक्षा कर। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 है, वो है प्लेटलेट्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। बिंबाणु का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। यानी जब हमारे शरीर पर कहीं चोट लगती है तो रक्त को
रक्त स्त्राव को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो ये हमारे रक्त के अंदर पाए जाने वाले अवयव थे। अब इसके बाद में बात करें कि ये तो है हमारा ठोस भाग और ये है हमारे रक्त का तरल भाग। ठीक है। अब प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? एक तो हमने पढ़ी कि इसके अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसके अलावा हमने क्या इसके अंदर क्या होता है? उत्सर्जी व भोज्य पदार्थों का, उत्सर्जी व भोज्य पदार्थों का परिवहन। यानी अगर ये काम करना हो तो इसकी भी जरूरी पड़ती है। अब इतनी सी बात थी हमारे रक्त की। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे रक्त समूहों की। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं रक्त समूह। चलो अब देखते हैं रक्त समूह है। अब सबसे पहले रक्त समूहों का वर्गीकरण किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब इसके बाद में बात की जाए कि कब किया था, तो 1901 में किया था। इन्होंने किस आधार पर किया? तो जो आरबीसी है उस पर जो प्रोटीन पाई जाती है या जो प्रतिजन पाए जाते हैं ए और बी, इनके आधार पर इन्होंने रुधिर को 4 वर्गों में बांटा। पहला तो वो रुधिर जिसमें केवल प्रतिजन ए हो, दूसरा वो रुधिर जिसमें प्रतिजन बी हो, तीसरा वो जिसमें दोनों हो और चौथा जिसमें कोई नहीं हो यानी शून्य। और इस शून्य को कहा जाता है ओ। तो हमारे पास 4 वर्ग बन गए ए बी और ओ। अब इनके अलावा आरबीसी पर एक प्रतिजन और पाया जाता है जिसको कहा जाता है आरएच। अब जैसे ही आरएच का पता चला तो रुधिर वर्ग को 4 की जगह 8 भाग कर दिए गए। जैसे एक तो था कि जिसमें आरएच पाया जाए उसे पॉजिटिव और नहीं पाया जाए उसे नेगेटिव। तो इसके अंदर प्रतिजन एक के अंदर तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब इस तरह रुधिर यानी रुधिर को इस प्रकार वर्गों में बांटना ये तो कहलाता है एबीओ समूहीकरण और ये कहलाता है आरएच समूहीकरण। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। रक्त समूहों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किया। इन्होंने आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए व बी की
उपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों, अपन कोष्टक में ले लेते हैं ए बी व ओ में बांटा, जिससे क्या कहते हैं, ABO समूहीकरण कहते हैं, जिसे ABO समूहीकरण कहते हैं। अब देखिए बात ये है कि जब आपसे पूछा जाए कि ABO समूहीकरण किसे कहते हैं या ABA समूहीकरण को समझाइए, तो आपको जो अभी सारणी बनाई जाएगी उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाओगे, उसमें 2 आएंगे, A पॉजिटिव A नेगेटिव, आप दोनों की जगह केवल A ही दिखाओगे, बाद में B दिखाओगे, बाद में B और बाद में O। हमारी ये बात कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे की। इनके अलावा एक प्रतिजन और था, इन प्रतिजनों के अलावा एक प्रतिजन और पाया जाता है, जिसे RH कहते हैं। यानी RBC पर A और B प्रतिजन के अलावा एक प्रतिजन और पाया जाता है, जिसे RH कहते हैं। RH की उपस्थिति वाले रुधिर वर्ग को धनात्मक यानी पॉजिटिव व अनुपस्थिति वाले रुधिर वर्ग को ऋणात्मक यानी नेगेटिव दर्शाते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, RH समूहीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन रुधिर वर्गों की सारणी बनाएंगे। आगे देखिए अब कि अपन को एक सारणी बनानी है, और सारणी में अपन को क्या क्या लिखना है। सबसे पहला तो हमारे पास आएगा वो है क्रम संख्या। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास रुधिर वर्ग। तो मैं यहां लिख देता हूं रुधिर वर्ग। अब हमारे पास तीसरा आएगा, तो उस रुधिर वर्ग में प्रतिजन कौन कौन से हैं। उसके बाद में यानी हमारे A और B प्रतिजन में से कौन कौन से प्रतिजन हैं। उसके बाद में लिखेंगे अपन प्रतिरक्षी।
ठीक है। उसके बाद में अपन लिखेंगे RH कारक उपस्थित है या नहीं है। उसके बाद में अपन लिखेंगे जीन प्रारूप। ये एक सारणी बनाएंगे और जैसे सारणी कंप्लीट होगी हमारे A और AB ABO तथा RH समूहीकरण समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 1, अब जब आप रुधिर वर्ग का जो ABO समूहीकरण पढ़ें या ABO समूहीकरण लिखें तो आपको यहाँ पे केवल A लिखना है। A के अंदर कौन सा है, जिसमें जो प्रतिजन हो वही उस रुधिर का नाम होता है, तो प्रतिजन भी कौन सा होगा, A। अब आपको बता देते हैं कि जिसमें A प्रतिजन हो, यानी हमारे शरीर के अंदर होते हैं प्रतिजन 2 और एंटीबॉडी भी होती है 2, यानी B के साथ B नहीं आएगा, A के साथ A नहीं आएगा, यानी जब A हो तो आता है B और जब B हो तो आता है A। तो जब प्रतिजन A है तो प्रतिरक्षी कौन सी आएगी, B। ठीक है। उसके बाद में अगर जीन प्रारूप की बात की जाए तो जीन प्रारूप में IA या तो दोनों A हो सकते हैं या फिर IA I0 या इसकी जगह आप लिख सकते हो स्मॉल I। दोनों एक ही बात है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I0। ठीक है। अब देखिए, ये तो लिखना था हमें ABO समूहीकरण में, लेकिन RH समूहीकरण में क्या होता है, यहाँ आ जाता है A+, तो यहाँ RH क्या हो जाता है, उपस्थित। इसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं अपन। अब नंबर 2 जो रुधिर वर्ग है वो है A नेगेटिव। अब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो प्रतिजन तो A ही होगा, प्रतिरक्षी B होगी, लेकिन इसमें RH कारक क्या होगा, अनुपस्थित, और जीन प्रारूप होगा IA I0। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया रुधिर वर्ग नंबर 2। रुधिर वर्ग नंबर लिखते हैं 3, यानी ABO समूहीकरण में ये नहीं दिखाना कि दोनों की जगह केवल A ही आएगा। और अब बात करें तीसरा, B पॉजिटिव, इसमें प्रतिजन होगा B। अब B आ गया तो प्रतिरक्षी कौन सी होगी, A। RH पॉजिटिव है तो क्या होगा, उपस्थित होगा, और जीन प्रारूप हो जाएगा IB और I0। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमने मेंडल के नियम में पढ़ा था कि जो स्मॉल होता है या एक जीन अप्रभावी भी रह सकता है, एक युग्म विकल्पी, तो ये अप्रभावी है। जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल T स्मॉल t, ये फिर भी क्या था, लंबा था, क्योंकि इसमें बोनेपन का लक्षण है लेकिन वो अप्रभावी है, इसलिए इसमें वो 0 वाला अप्रभावी रहता है। अब बात करें नंबर 4 रुधिर वर्ग की। ये है B नेगेटिव, प्रतिजन होगा B, एंटीबॉडी होगी A, RH होगा अनुपस्थित। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो ये तो सेम ही रहेंगे, IB कोमा IB I0। ठीक है। इसके बाद में आगे की बात करें, नंबर जो 5 रुधिर वर्ग है, अब वो कौन सा आ गया, AB में कौन कौन से प्रतिजन होगा, AB होगा और साथ में BB होगा। जब दोनों हो तो ना तो प्रतिरक्षी A हो सकती है और ना ही B हो सकती है, यानी यहाँ कोई प्रतिरक्षी नहीं होगी। और जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो RH क्या होगा,
उपस्थित होगा और इसका जीन प्रारूप केवल एक ही होगा, IA और IB। अगर I 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 करेंगे तो हो जाएगा रुधिर वर्ग A, और अगर इसको 0 कर देंगे तो हो जाएगा रुधिर वर्ग B। इसलिए इसकी प्रतिअक्षी या जीन प्रारूप एक ही होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं नंबर 6, AB नेगेटिव। इसमें भी AB होगा और B भी होगा, प्रतिरक्षी होगी नहीं, RH क्या होगा, अनुपस्थित होगा और जीन प्रारूप होगा IA IB। नंबर 7 जो हमारा लास्ट रुधिर वर्ग जैसे ABO में आता है। अब ABO जब भी करो यहाँ B लिखना है, ये वाला कॉलम हटा देना है, बाकी यहाँ से प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हटा देना। जैसे मान लीजिए आप इसका लिखना चाहो तो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हटाओ और एक लाइन उतार दो कोई सी भी, और यहाँ वाला ये कॉलम हटा दो। इसके बाद में नंबर बात करते हैं 7वां रुधिर वर्ग है O। जब पॉजिटिव यानी RH वाली बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, यानी कोई एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, AB होगी कोमा B भी होगी। इसमें RH उपस्थित होगा और इसका जीन प्रारूप I0। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल I। I0 को अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल I लिख सकते हैं। ठीक है, ये रुधिर वर्ग हो गया हमारा नंबर 7। नंबर 8 O नेगेटिव। इसमें भी कोई प्रतिजन नहीं होता, प्रतिरक्षी AB होती है, BB होती है, RH अनुपस्थित होता है और जीन प्रारूप हो जाता है I0 कोमा स्मॉल I। ये दोनों एक ही बातें हैं। तो ये हमारी सारणी हो गई कंप्लीट। अब हम एक छोटी सी बात और लिखेंगे। आप पहले सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक छोटी सी बात लिखेंगे। आज की क्लास में फिर इतना ही पढ़ेंगे। ABO समूहीकरण के अनुसार रुधिर वर्ग O सार्वधाता तथा रुधिर वर्ग AB सार्वग्राही कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रुधिर वर्ग O किसी को भी रुधिर दे सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का रुधिर वर्ग A है, वो उसके अंदर प्रतिजन भी क्या होगा, A और एंटीबॉडी होगी B। अब ये तो है दाता। जब भी एक व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाता है, दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, तो हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाता है, वो है कि देने वाला है उसकी तो प्रतिजन यानी एंटीजन और जो ग्राही है उसकी एंटीबॉडी। जैसे इसका भी रुधिर वर्ग A है, इसके अंदर A तो एंटीजन है और क्या है, B एंटीबॉडी है। वो दोनों मिलाई जाती है। अगर वो दोनों सेम हैं तो रुधिर नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए इसके पास में एंटीजन A है लेकिन इसके पास में एंटीबॉडी क्या है, B। अब मान लीजिए अगर देने वाला B का होता
तो इसके पास में प्रतिजन क्या होता, बी होता, लेकिन एंटीबॉडी ए होती। अब जैसे ही ये ए को देगा, इसके पास देने वाले के पास प्रतिजन कौन सा, बी, और इस लेने वाले के पास में प्रतिरक्षी कौन सी, बी। अगर दोनों सेम है तो रुधिर एक दूसरे को नहीं दे सकते, ये कंडीशंस हैं। अब जैसे बात करें रुधिर वर्ग की ओ की, तो ओ के अंदर कोई प्रतिजन है नहीं होता। जैसे ही कोई प्रतिजन नहीं होता, अब चाहे एंटीबॉडी ए हो और चाहे बी हो, सबको दे सकता है। जैसे बात करें लेने वाला ए बी हो, तो इसके पास में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कुछ नहीं होती। अब चाहे ए वाला दे, चाहे बी वाला दे, चाहे ए बी वाला दे, चाहे ओ वाला दे। तो ये कंडीशंस थी, ये लाइन आप उतार लेना। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे गर्भ रक्ताणु को रक्तारोग के बारे में, और फिर आगे के रक्तदान के बारे में पढ़ेंगे।